नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वेंचर लैब्स के फाउंडर अजितेश हर्षित जी से। तो अजितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम। अजितेश जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि वेंचर लैब्स का क्या कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट पे ये बेस्ड है एंड किस प्रकार से ये लोगों की हेल्प कर रहा है। तो मैम, वेंचर लैब्स का जो कंसेप्ट है ये हमें कॉलेज के सेकेंड ईयर में आया था, जब हम खुद से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे मार्केट में। तो बिलोंगिंग टू अ टायर 2 कॉलेज हमें वो एक्सपोजर मिल नहीं पा रहा था। तो वहाँ से ये एक आइडिया आया कि एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ पर मिड स्किल्ड फ्रीलांसर्स, इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट्स और जो बिजनेसेस हैं जो मार्केट में जिनको अपना काम करवाना है, जिनको सर्विसेज चाहिए, उनके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो वहाँ से एक वेंचर लैब्स का कंसेप्ट आया और हम लोगों की हेल्प इस प्रकार से करते हैं कि जो मिड स्किल्ड फ्रीलांसर्स हैं उनको ऐसे एक्सपोजर नहीं मिलता प्रोजेक्ट्स लेने का मार्केट से, मतलब उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो प्रोजेक्ट ले पाएँ। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके हम उन मिड स्किल्ड फ्रीलांसर्स को हेल्प करते हैं। दूसरा, एक मार्केट रेट से बहुत ही कम रेट में, एक बहुत ही नॉमिनल रेट में हम नए बिजनेसेस को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर करके देते हैं। तो इस तरह से हम मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी हेल्प करते हैं। किस प्रकार से यूथ्स को आप एक कम्युनिटी के माध्यम से इस चीज़ में एंगेज कर पा रहे हैं? तो मैम, यूथ जो था, मतलब हमारा टारगेट ऑडियंस हमेशा से वही रहा, मिड स्किल्ड फ्रीलांसर्स, और ये मोस्टली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो इस इकोसिस्टम का पार्ट बन के वो इंडस्ट्री एक्सपोजर को हासिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जो खुद अगर वो मार्केट में उतर के ढूंढे तो बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए। तो उस तरह से हम यूथ को इंगेज करते हैं अपने इकोसिस्टम में, उनसे लाइव प्रोजेक्ट्स करवाते हैं और फिर उनको उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करवाते हैं जो शायद आगे जाके उनको मिले। तो आपने यूथ्स को ही सिर्फ टारगेट कर रखा है और जो अदर एज ग्रुप पीपल है उनमें से भी तो मिडिल लेवल फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, तो उनको आपने क्यों नहीं टारगेट करा? बिल्कुल मैम, अदर एज ग्रुप से भी फ्रीलांसर्स, मिड स्किल्ड फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, बट हमारा टारगेट ऑडियंस यूथ इसीलिए थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स मेनली इसीलिए थे क्योंकि हम खुद कॉलेज में थे और हमने जो प्रॉब्लम फेस की बिलोंगिंग टू अ टायर 2 सिटी एंड अ टायर 2 कॉलेज, हम वो नहीं चाहते थे कि कोई और फेस करे हमारे बाद। तो दैट इज़ वाई वी टारगेटेड देम। ये कंसेप्ट का आइडिया कहाँ से आया, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। तो जैसा कि मैंने बताया मैम आपको कि जब मैं खुद सेकेंड ईयर में था और मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने इस स्टार्टअप को शुरू किया, हम जब सेकेंड ईयर में थे तो हम भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे ताकि जब हम प्लेसमेंट में बैठें, जब हम आगे इंटर्नशिप सीज़न आए कॉलेज में और हम उसमें बैठें, तो हमारे CV पे बस थ्योरेटिकल नॉलेज ना रहे, कुछ इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी रहे। तो जब हम जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उनके पास जब हम अप्लाई किए, जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिस पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मतलब हमें डायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। तो वहाँ से ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसा एक इकोसिस्टम बनाएं जहाँ पे जो हमारे जैसे लोग हैं जो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, उनको कैसे इंगेज करवाया जाए, उनको कैसे लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स दिलवाए जाए। तो वहाँ से इस आइडिया की शुरुआत हुई मैम। किस प्रकार से ये कंसेप्ट ऑपरेशनल होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ बताइए। तो मैम, हमारे स्टार्टअप के अंदर एक टीम है जिसको हम बिजनेस डेवलपमेंट टीम बोलते हैं या BD टीम बोलते हैं। ये पोटेंशियल लीड्स जनरेट करते हैं और फिर उनको अप्रोच करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं अप्रोच करने के, ईमेल के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, या फिर जाके वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी करते हैं। एक बार जो पोटेंशियल लीड्स हैं जब वो जनरेट हो जाते हैं तो हमारे जो BD टीम के जो सदस्य हैं उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। एक बार रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट आ गई हमारे पास तो हमें पता चल जाता है कि उस बिज़नेस को क्या चाहिए, मतलब उनको हमसे क्या काम करवाना है। वो हो जाने के बाद हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, और जो हमारे इकोसिस्टम से जो बेस्ट सूटेड कैंडिडेट है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, हम उनमें से 2 या 3 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, हम उनको असाइन करते हैं उस प्रोजेक्ट को, और उसके ऊपर एक गाइडेंस के लिए, ताकि कोई भी चीज़ हाथ से बाहर ना जाए और डेडलाइन के अंदर डिलीवर हो जाए परफेक्ट मैनर में। तो हम एक इंडस्ट्री लेवल मेंटर उनके गाइडेंस के लिए रखते हैं। तो इस तरह यह पूरा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। आपने अभी कहा कि इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स के लिए आप बेस्ट सूटेड प्रोस्पेक्ट्स को उनके साथ कनेक्ट करते हैं जी। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को, यानी कि जो आपके मेन प्रोस्पेक्ट्स हैं, मिडिल लेवल स्किल्ड फ्रीलांसर्स, उनको आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं? क्या पैरामीटर्स होते हैं कि हाँ आप उनको जज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके? कैसे देखते हैं आप उनको? तो मैम, हमारे स्टार्टअप से जुड़ने के लिए, हमारे इकोसिस्टम का पार्ट बनने के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया, हम कोई भी टेस्ट नहीं लेते। 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं जिसमें उनकी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, उनके रेज्यूमे
और उनकी जो एजिलिटी टू लर्न है, मतलब कितना वो सीखने की चाह रखते हैं। बस ये 3 पैरामीटर्स हैं सिंपल से, अगर ये तीनों कोई पजेस करता है, जिनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस या तो नहीं है या बहुत कम है, जिनको सीखने की चाह है, बहुत इच्छा है कि वो सीखें, और जो काम करने के लिए उत्सुक हैं, ये तीन क्वालिटीज़ जिसमें भी है वो हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं। फ्रीलांसर्स की अगर बात करें तो आप किस प्रकार से आपको पता चलता है कि किन फ्रीलांसर्स को आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है और किन फ्रीलांसर्स को आपकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है? तो मैम कोई भी मिड स्किल्ड फ्रीलांसर जो कॉलेज जा रहा है और जिनको प्रोजेक्ट ढूंढने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वो लोग तो खुद आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो मैम हम अपनी जॉब ओपनिंग्स लिंक्डइन के थ्रू पोस्ट करते हैं। कॉलेज में हम डायरेक्टली हायर करते हैं, अपने कॉलेज में और आसपास के जितने कॉलेजेस हैं उसमें हम डायरेक्टली हायर करते हैं। बाकी बहुत सारे पोर्टल है जहाँ पे हम अपनी जॉब ओपनिंग्स लिस्ट करते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट्स लिख दिए जाते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट्स तो ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या ढूंढ रहे हैं वो लिख दिए जाते हैं। जिनमें भी वो पजेस करते हैं उनका इंटरव्यू 2 राउंड का होता है, और जैसा मैंने बताया, जिनको इंडस्ट्री एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, जिनकी एक्सपीरियंस कम है और जो सीखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो आके हमारे साथ जुड़ जाते हैं। मतलब रेज्यूमे देखकर भी कुछ पता चलता है उनके बारे में कि किस प्रकार का, किस लेवल का उनका स्किलिंग है। हाँ, तो रेज्यूमे में मैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसको एक्सपीरियंस सेक्शन बोलते हैं। वो शायद रेज्यूमे का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो उसमें जो थियोरेटिकली जो आपने पढ़ रखा है उससे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा जो लोकल लेवल पे होगा आपका, जो आप अपने लिए रखे होंगे बस। दैट इज़ लाइक बहुत ही क्रूड सा एक चीज़ जो इंडस्ट्री में शायद उतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता है। तो अगर आपके रेज्यूमे में कुछ उस तरह का या फिर कुछ भी नहीं है उस सेक्शन में, तो फिर आप आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको इंडस्ट्री के एक प्रोजेक्ट को ऐड करवा देंगे आपके एक्सपीरियंस में। किन किन सेक्टर्स या डोमेन में मुख्य रूप से, या किस किस इंडस्ट्री में मुख्य रूप से आपका फोकस रहता है इन यूथ्स को कोलैबोरेट कराने के लिए इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स? तो मैम जिस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज टेक्निकल कंसल्टेंसी से रिलेटेड होते हैं, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, इस तरह के बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। और जो मेन सेक्टर्स हैं, ऐसा कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, ये मोर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है। अगर कोई भी एक्सपैंडिंग बिजनेस है, जो बिजनेस अपना ग्रोथ ढूंढ रहा है, चाहे वो एडटेक सेक्टर का हो या फिनटेक, मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एफएमसीजी, फास्ट मूवर्स कंज्यूमर ग्रोथ है, इस तरह के कोई भी सेक्टर या फिर कोई भी छोटा सा एक्सपैंडिंग बिजनेस है, वो हमारे टारगेट क्लाइंट्स होते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं। कब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हुआ, कैसे इस आइडिया की शुरुआत हुई, कैसे इस आइडिया का जन्म हुआ? मतलब किस प्रकार से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपने किया? तो मैम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमारा बहुत ही प्रैक्टिकल था कि हम वो खुद प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अपने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में, हमें ही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आप खुद फेस कर रहे थे जिससे ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हुआ? तो मैम हम भी चाहते थे कि हमें भी इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले, ताकि हमारा भी जो एक्सपीरियंस सेक्शन है, जो आईआईटी में पढ़ रहे बच्चे हैं या एनआईटी में पढ़ रहे बच्चे हैं या फिर जो अच्छे सिटी जैसे बैंगलोर या गुड़गांव में पढ़ रहे वाले बच्चे हैं, उनको बहुत आसान होता है मार्केट में प्रोजेक्ट ढूंढना। तो उनके पास शायद फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में ही उनके रेज्यूमे में एक लाइव प्रोजेक्ट ऐड हो जाता है, बट हमारे लिए वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहां पे प्रॉब्लम थी कि हम जब ढूंढ रहे थे तो हमें वो चीज़ नहीं मिल पाई। तो वहां से प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हुई और उसके बाद ही हमने स्टार्टअप की जर्नी को शुरू किया, जहां पे हमने उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जहां पे बिजनेसेस और फ्रीलांसर्स साथ में आके मिलते हैं। आपको सबसे पहले किन प्रोजेक्ट्स में काम करने को मिला जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला और फिर उसी काम से आपके स्टार्टअप आइडिया की तरफ वो मोड़ ले गया? जी, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट मैम मेरे को याद है, हम पहले 4 प्रोजेक्ट्स जो थे वो हमें वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मिले थे, क्योंकि हमने इकोसिस्टम, एक कम्युनिटी छोटी सी तो बना ली थी शुरू में 15-20 लोगों की, पर प्रोजेक्ट्स चाहिए थे हमें। तो पहले 4 प्रोजेक्ट जो थे वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनके जो कोई घर पे बिजनेस कर रहा है, किसी के दोस्त हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट्स होती थी। तो पहले 4 प्रोजेक्ट्स हमें वैसे ही मिले थे। तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा वो एक एम्बुलेंस सर्विस था जो दिल्ली में ऑपरेशनल है, आज के दिन में भी है। तो फर्स्ट हेल्पर्स नाम है उनका, वो पहला ऐप था जो हमने बनाया था। फिर ऐसे करते करते 4 प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर किए 2 महीने के टाइम स्पैन में। उसके बाद एक 6 महीने का वॉइड आ गया था, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट्स तो हमें वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मिल गए, बट उसके बाद जो 6 महीने के लिए थे तो इसमें हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम ने बहुत काम किया। ये गए अलग अलग जगह पे, अलग अलग जो बिजनेस रांची में ऑपरेशनल है वहाँ पे गए, सबको अप्रोच किया। उनमें से 6 महीने बाद एक प्रोजेक्ट कन्वर्ट हुआ, उनकी वेबसाइट हमने बनाई, और जब वो बिज़नेस चल गया उस वेबसाइट की वजह से, उसके बाद ये बहुत ही ऑर्गेनिक रहा।
मतलब उसके बाद फिर हम जिनके पास भी जाते थे वो देखते थे हाँ एक बिजनेस है रांची में जिनको इन्होंने सपोर्ट किया है और ये ग्रो कर गया, तो उसके बाद एक एक करके हमारे पास प्रोजेक्ट आते गए और आज के दिन हमने 20 से ऊपर प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। मतलब एक बिजनेस अच्छा हुआ आपका और उसके बाद खुद ब खुद बिजनेसेस आते चले गए। राइट। इस आइडिया का जब जन्म हुआ तो इस आइडिया को धरातल पर लाने तक की जर्नी आपकी किस प्रकार से रही, किस तरह से रही? जन्म होता आइडिया आपका माइंड में आया और उसको धरातल पर लाने तक की जर्नी किस तरह से रही? तो मैम जैसा मैंने बताया पहले 4 प्रोजेक्ट्स तो हमें स्टार्टिंग में मिल गए वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, और फिर जो 6 महीने का वॉइड आया दैट वाज मतलब वो हमारा स्ट्रगल था, वो स्ट्रगलिंग फेज था जहाँ पे हमने स्ट्रगल किया। हम बहुत लोगों को अप्रोच कर रहे थे, दिन के 150 ईमेल्स, 150 लोगों को लिंक्डइन पर टैप करना हम लोग सब करते थे, बट बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स आता था क्योंकि हमारा कोई मार्केट में स्टैंडिंग नहीं था उस समय। तो उस समय जो जैसा मैंने बताया बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो थी हमारी वो अलग अलग जगह घूमी, जो काम कॉलेज के रूम में बैठ के लैपटॉप से हो रहा था अब वो जा के हर बिजनेस में जाके मैनेजर्स से मिलना, वहाँ के एम्प्लॉयज़ से मिलना, उनके रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझना और उनको समझाना कि कैसे हम आपका हेल्प कर सकते हैं। वैसे करते करते बस ये जर्नी था, ये स्ट्रगल था, और 6 महीने बाद जब हमें वो प्रोजेक्ट मिला तो उसमें हमने इतना इफेक्टिवली डिलीवर किया और डेडलाइन के 15 दिन पहले हमने वो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया, और एक बार उसकी वेबसाइट लाइव हुई तो वो बिज़नेस जस्ट स्काई रॉकेट कर गया। तो वहाँ से ये हमारा स्टार्टअप का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रहा। फिर कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास स्टार्टअप का थोड़ा सा भी एक्सपोजर हो? आप ऐसे लोगों को तलाश रहे थे अपने स्टार्टअप की इनिशियल जर्नी में, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगा कि जो लोग स्टार्टअप से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं स्टार्टअप के एक्सपोजर के साथ, उनके साथ कनेक्ट करना या जुड़ना ज़रूरी है स्टार्टअप के इनिशियल फेज़ में? तो मैम जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन उतरता है तो उसको सारथी के रूप में कृष्ण चाहिए होते हैं, वरना अर्जुन जीत नहीं सकता शायद महाभारत का अगर कृष्ण नहीं होते तो हम खुद नए थे मैम। हमें आइडिया तो था हमारे पास और हमारे पास टीम भी थी, पर शायद हमारे पास वो एक्सपर्टाइज नहीं थी कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें, क्योंकि हम ग्रो करेंगे तभी तो हम दूसरे बिजनेसेस को हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। तो उस एक्सपर्टीज़ को, स्टार्टअप की दुनिया को समझने को कि कैसे यहाँ पे मार्केट, एक्चुअल मार्केट वर्क कैसे करता है। थ्योरेटिकल नॉलेज तो ठीक है, वो तो हम यूट्यूब से या कहीं से भी सीख सकते हैं, बट एक्चुअल बिजनेस मार्केट वर्क कैसे करता है उसको जानने के लिए हमें स्टार्टअप जिन्होंने पहले काम कर रखा है, जिन्होंने कोई प्रोडक्ट या सर्विस स्क्रैच से बनाया है, उनकी हेल्प हमने ली। और शुरू में हमें कॉलेज में ही वैसे सीनियर्स मिल गए जो स्टार्टअप में पहले काम किए हैं, जिन्होंने एक स्टार्टअप बनाया है, और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी उस फेज़ में। शुरुआती दौर में तो आपको फ्रेंड्स, फैमिली, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रोजेक्ट्स मिल गए, लेकिन उसके बाद का जो फेज़ आया जिसमें आपको एक्चुअली कस्टमर्स से, उन कस्टमर्स से डील करना हुआ जो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे, तो उन कस्टमर्स के साथ आपने ट्रस्ट बिल्डिंग किस प्रकार से क्रिएट की? तो मैम इसका मतलब अप्रोच हमारा वही था कि हमारा कन्विक्शन कितना है, क्योंकि हम नए हैं। नए लोगों को ट्रस्ट तभी करेंगे जब उनमें कन्विक्शन दिखेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके आइडिया में उतना दम नहीं हो, बट अगर उस स्टार्टअप से जुड़े लोगों में दम होता है तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है। तो वो कन्विक्शन दिखना चाहिए आप में। तो जब हम मार्केट में गए, जब ऐसे स्ट्रेंजर्स के सामने, जैसा आपने कहा, जो नए लोग थे, नए क्लाइंट्स थे हमारे लिए, उनके पास ट्रस्ट बिल्ड करने का यही तरीका था कि हम उनको कन्विक्शन दिखाएं कि अगर आप हमसे जुड़ोगे तो आपका ग्रोथ कैसे होगा। इस पे कन्विंस कराना वाज द मेन टास्क। तो इसके लिए हमारे पास था कि हमारे पास 500 लोगों की तो एक टीम थी ही, जिसमें हर तरह के लोग थे, जिनके पास हर तरह की स्किल थी, और हमारे पास एक्सपर्ट्स भी थे। हो सकता है मैम एक छोटा सा बिजनेस हो, वो ये नहीं सोच सके कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट मेरा क्लाइंट हो या फिर उनसे हम अपना काम करवाएं, पर हमारे पास इंडस्ट्री लेवल मेंटर्स जो थे, जो इन फ्रीलांसर्स को गाइड करते थे, उनके रूप में वही लोग थे जो इन एमएनसीज में काम कर रहे हैं। तो उन जो नए बिजनेसेस हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं, उसमें एक टच रहता था उन एम्प्लॉयज़ का जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था कि हम एक बहुत ही नॉमिनल रेट में डिलीवर कर रहे थे। मार्केट रेट से भी 50% कम या 60% कम हमारा रेट होता है। तो ये 2 बहुत बड़े फैक्टर्स थे उस गैप को ब्रिज करने में, वो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने में। क्या आप अपनी कंपनी में किसी प्रकार के इन्वेस्टर्स को भी कोलैबोरेट कर रहे हैं? नहीं मैम, हम कंप्लीटली बूटस्ट्रैप मॉडल पे काम करते हैं। हम सेल्फ सस्टेनेबल हैं। हमने किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को या इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड नहीं किया है अभी तक, और ना ही करने का कोई प्लान है वैसा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैम हम सेल्फ इन्वेस्टर्स जरूरी नहीं है, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि मैम हमारा जो प्रॉफिट जनरेशन मॉडल है वो इतना ऑर्गेनिक है और इतना सेल्फ सस्टेनेबल है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कहीं कुछ किसी को भी एक्सटर्नली फाइनेंस करवाने की, किसी से भी। तो हम खुद ही सस्टेन कर ले रहे हैं। तो हमें अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ा है इन्वेस्टर्स को लाने का ऑन बोर्ड।
अजितेश जी, शुरुआती दौर में क्या आप कुछ ऐसे चैलेंजेस भी फेस कर रहे थे कस्टमर व्यू पॉइंट से, जिससे कि कस्टमर्स या लोग आपके प्रोडक्ट को समझ नहीं पा रहे थे, आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे? क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस भी रहे? मैम, ऐसा चैलेंज नहीं रहा कि हमारे सर्विस को समझ नहीं पा रहे, मतलब हमारे स्टार्टअप को समझ नहीं पा रहे, ये कभी चैलेंज नहीं रहा। बट एज एन एंटरप्रेन्योर या एज अ बिजनेस मॉडल जो हमारा था, उसमें 2-3 चैलेंजेस थे हमारे पास। पहला था कि अब हम एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे चल रहे हैं। अब हमारा जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, वो अगला प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर देता है। बट जो इनिशियल फेज था हमारा, उसमें हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं था शुरुआती दौर में। तो उसमें वर्किंग कैपिटल, इनिशियल वर्किंग कैपिटल लाना, वो एक चैलेंज था हमारे लिए। दूसरा था मैम, ये एक क्लोज टू सैचुरेटेड मार्केट है, मतलब इसमें एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कई सारे हैं, तो उन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के बीच में अपना स्पेस बनाना। तो ये आप बिजनेस चैलेंजेस एज एन एंटरप्रेन्योर पार्ट आप बता रहे हैं जी। तो उस सैचुरेटेड मार्केट में जहाँ पे पहले से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, उनके बीच में अपना एक स्पेस बनाना, वो एक चैलेंज था हमारे लिए। तीसरा था कि हम एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का ग्रुप थे जिन्होंने स्टार्टअप को स्टार्ट किया, तो एक करेक्ट टीम बनाना, मतलब एक ऐसी टीम जो एजाइल हो काम करने के लिए, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और जिनको जो काम, जो रोल्स असाइन किए गए वो उसमें इफेक्टिवली डिलीवर करे। तो ये 3 मेन चैलेंजेस थे हमारे लिए। कस्टमर व्यू पॉइंट चैलेंजेस की अगर हम बात करें, तो क्या कभी आपने ऐसा भी फेस किया कि कस्टमर्स को कन्विंस करना मुश्किल हो रहा है शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में जैसा मैंने बताया मैम, 6 महीने का एक वॉइड था। 6 महीने के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं थे, तो उस फेज में हमारे पास जरूर ये चीज हुआ था कि ये नए बच्चे हैं, नए लोग हैं जो मार्केट में आए हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा था। एग्जैक्टली, तो ये कर पाएंगे। बट जब पहला प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किया तो वो फैक्टर चला गया कि ट्रस्ट अपने आप बन गया। और अब रांची में मतलब ऐसा तो एक स्केल तक हम पहुंच गए हैं कि अब लोगों से अगर बात करते हैं तो एक तो उनको पता होता है कि वेंचर लैब्स कुछ है, और दूसरा बात है जो कर पाएंगे वाला क्वेश्चन था, वो हो गया था हाँ ये कर लेंगे, ठीक है। और कैसे आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया? जो बिजनेस पार्ट पे आपने चैलेंजेस फेस किया एज एन एंटरप्रेन्योर, कस्टमर ट्रस्ट तो फर्स्ट बिजनेस मिलने के बाद ही बन गया, लेकिन बिजनेस पार्ट पे जो आपने चैलेंजेस फेस किए, उनको आपने कैसे ओवरकम करा? तो मैम, पहला चैलेंज जैसा मैंने बताया था कैपिटल, कि इनिशियल कैपिटल कैसे लाएं। तो इसके लिए जो हमारे ग्रुप था जिसने इस आइडिया पे काम किया, इनिशियली 10 लोगों के ग्रुप थे, क्लोज टू 10 पीपल। हम लोगों ने अपने पॉकेट से पैसा डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके, जितना हो पाया, जितना बन पाया उतना पैसा डाल दिया, और उससे में हमारे पहले 2 प्रोजेक्ट्स हो गए। जब पहला 2 प्रोजेक्ट्स का रेवेन्यू आया तो कैपिटल प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो गई थी। उसके बाद हमें कभी ज़रूरत पड़ा नहीं मार्केट में जाने के लिए। दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे पास था वो ये था कि स्पेस कैसे बनाए मार्केट में, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के बीच में अपना, तो जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उनके बीच, जो पहले से अपनी ब्रांड इमेज बना के रखे हुए हैं, उनके बीच अपनी ब्रांड इमेज को क्रिएट करना, अपना स्पेस क्रिएट करना, ये आपने कैसे किया? तो ये मैम, इसका हमारे पास बहुत ही सिंपल सा मॉडल था, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हमारा बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। हम मिड स्किल फ्रीलांसर्स को इंगेज करेंगे, इंडस्ट्री लेवल मेंटर के गाइडेंस में वो रहेंगे, और बिजनेस है जो इंडस्ट्री में मार्केट्स हैं, उनको जो प्रोजेक्ट अपना डिलीवर करवाना हम उनको डिलीवर करके देंगे। इतना सिंपल सा मॉडल था। जो स्पेस बनाने की जहाँ तक बात थी, मार्केट में जो लोग पहले से थे, जिनके जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती थी। अगर आपको एक सिंपल सा वेबसाइट डेवलप करवाना है, उसकी भी कॉस्ट 80,000 से 1 लाख तक चली जाती थी। हमने उसी प्रोजेक्ट को 20 से 25,000 में करके दिया, और उससे अच्छी क्वालिटी में, बहुत इफेक्टिवली, डेडलाइन के अंदर। तो ये उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया कि अपना स्पेस कैसे क्रिएट करें इन सब के बीच में। टीम बिल्डिंग के लिए ऐसे लोगों को लाकर इंक्लूड करना जो उनको दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाए, तो अपने प्रोस्पेक्ट इंटर्न्स को आप किस प्रकार से सिलेक्ट करते थे? तो मैम, इस जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिले हों इंडस्ट्री से, तो इंटर्न्स को सेलेक्ट करने का मैम हमने कैटेगराइज करके रखा हुआ था अपनी कम्युनिटी को अलग अलग। अगर कोई मिड स्किल्ड फ्रीलांसर के भी डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट डेवलपमेंट में काम करते हैं, कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, कुछ लोग वेब डेवलपर्स होते हैं, कुछ लोग ऐप डेवलपर्स होते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट पे जैसे मैंने बताया, बिजनेस टीम, जो हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, वो रिक्वायरमेंट्स को समझती थी। तो जैसे उन्होंने रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट किया, जो मार्केट में जो भी अपना प्रोजेक्ट हमसे करवाना चाहता है, तो उस रिक्वायरमेंट में जो भी सूटेबल टीम होता था इन फ्रीलांसर्स का, उसमें जो भी बच्चे थे जो सूटेबल थे उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, चाहे वेब डेवलपमेंट का हो या ऐप डेवलपमेंट का हो, तो हम उनको 2 या 3 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट 2 या 3 फ्रीलांसर्स को असाइन कर देते थे, और जो इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट है वो उनको गाइड करते थे। सिंपल मॉडल था एकदम। और भी कंपनीज हैं जो मार्केट में सिमिलर वे में फंक्शन कर रही हैं, तो आपका स्टार्टअप उन सभी से अलग या यूनिक कैसे हो पा रहा है? 2 पॉइंट है मैम जो हमें यूनिक बनाता है या डिफरेंट बनाता है।
पहला पॉइंट है बहुत ही नॉमिनल रेट में प्रोजेक्ट डिलीवर करना। हाँ, और मतलब नॉमिनल रेट में जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए उनको मिडिल लेवल फ्रीलांसर्स मिल जा रहे हैं काफ़ी कम कॉस्ट पे। बिल्कुल। दूसरा मैम ये है कि हम, जैसा मैंने बताया कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्टली आप अप्रोच नहीं कर सकते काम करवाने के लिए, पर उनके एम्प्लॉयज़ को हम इंगेज करके वो टच प्रोवाइड कर देते हैं आपके प्रोडक्ट में कि आपके भी प्रोडक्ट में वैसे लोग काम किए जो इंडस्ट्री में बहुत ही ऊपर का ओहदा रखते हैं। तो इन दो चीज़ों। और तीसरा मैम एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं कि आज तक एक्सपर्ट्स को काम मिलता था मार्केट में, जिनके पास स्किल सेट है उनको काम मिलता था, वो तो बहुत आसान है, वो तो मिलना ही था। बट तीसरा चीज़ जो हमने डिस्टिंग्विश किया कि हमने मिड स्किल फ्रीलांसर्स को भी काम दिलवा दिया इंडस्ट्री में। तो ये 3 चीज़ें जो एक हमें यूनिक बनाती है। मतलब मिड स्किल्ड फ्रीलांसर्स को अच्छी और बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जो कि पहले सिर्फ क्रीमी लेयर फ्रीलांसर्स को मिलता था। एग्जैक्टली मैम। क्या सोचकर आपने अपनी स्टार्टअप का नाम वेंचर लैब्स रखा? तो मैम हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, तो हमारे लैबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स होते थे, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था बिजनेसेस के साथ, तो इसीलिए वेंचर लैब्स। वेंचर मतलब बिजनेस होता है, तो उसके लैबोरेटरी है जहाँ पे हम बिजनेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं, तो दैट इज़ वाई वेंचर लैब्स। ओके। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपने रेवेन्यू जनरेशन मॉडल किस प्रकार से रखा हुआ है? तो मैम जैसा अलग अलग सेक्टर्स है जिनमें हम सर्व करते हैं, जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडटेक सेक्टर है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी फिनटेक सेक्टर है, इनमें जो हम प्रोजेक्ट उठाते हैं, जो जितने भी सारे सेक्टर्स है, FMCG एक्सपैंडिंग बिजनेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनमें जो हम इनसे जो प्रोजेक्ट उठाते हैं, ये एक प्रोजेक्ट जैसे डिलीवर किया तो उसकी जो कॉस्टिंग हुई या उसमें जो प्रॉफिट हमने जनरेट किया वो दूसरा प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर देता है। तो इस तरह से हमारा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है, एकदम सिंपल सा। और दूसरा चीज़ है मैम, हम पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को ऐसा है, किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उन्हें मार्केटिंग भी करवाना है, साथ में वेबसाइट भी बनवाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, ये सब। हाँ, कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग साथ में करवाना है, मतलब अपना सोशल मीडिया मैनेज करवाना है लेट से। तो ये सारे हम एक पैकेज, एक सिंगल पैकेज में इन तीनों को एक साथ प्रोवाइड करते हैं। वेब डेवलपमेंट, तो ये साथ में हम प्रोवाइड करते हैं पैकेजेस बना के, तो उस तरह से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितने लोग फिलहाल आपके स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक इनकम अर्न हो पा रही है? तो मैम हम 550 फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी हैं, 550 प्लस, 50 हमारे इंडस्ट्री लेवल मेंटर्स हैं और 8 लोगों की हमारी कोर कम्युनिटी है, तो 600 से 610 लोगों की हमारी पूरी टीम है। जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं फॉर अर्निंग रेवेन्यू, तो उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से रहता है? तो मैम हमारा रेवेन्यू जो रेवेन्यू इनको जाता है, मतलब जो अर्न करते हैं हमारे स्टार्टअप के थ्रू, तो वो प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है। उसमें 35-65% का डिवीजन है, जो 35% ऑफ द रेवेन्यू जो एक प्रोजेक्ट दे रहा है हमें, वो मिड स्किल्ड फ्रीलांसर्स जो उस पर काम किए हैं और जो इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो 65% है वो कंपनी के पास आता है। तो ये हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। ओके। आपके टारगेट ऑडियंस कौन कौन से रहते हैं स्टार्टअप में, जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस होता है? तो मैम मुख्य रूप से फोकस हमारा स्टार्टअप्स और एक्सपैंडिंग बिजनेस है, जो नए बिजनेसेस हैं जो बहुत पैसे दे के अपना काम नहीं करवा सकते मार्केट में। उसमें सेक्टर्स बहुत सारे हैं, जैसा मैंने बताया, फिनटेक, एडटेक, FMCG, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, जो आज के दिन में कोचिंग इंस्टीट्यूशन का ट्रेंड है वो। तो ये हमारे टारगेट ऑडियंस है। उसमें कोई भी जो एक्सपैंड करना चाहता है, मतलब कोई भी तरह की एक्सपैंडिंग बिजनेसेस, चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे वो लार्ज स्केल हो, तो क्या इसमें FMCG भी शामिल है? बिल्कुल, FMCG सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक है हमारा। और जो मैंने जैसा बताया था कि जो फर्स्ट बिजनेस था जिसके बाद हमें प्रोजेक्ट्स मिलते गए, वो एक FMCG बिजनेस ही था रांची का। एडटेक, फिनटेक, ये सारी सेक्टर्स आपके शामिल हैं टारगेट क्लाइंट्स? बिल्कुल। अजयदेश जी, अगर हम देखें तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं स्टार्टअप्स को लेकर, इनोवेशन लैब्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, क्या इनमें से किसी चीज़ का लाभ आपको मिल पाया है? तो मैम जैसा मैंने बताया कि हम एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बना चुके हैं, तो हमें कभी डायरेक्टली इन योजनाओं की ज़रूरत नहीं पड़ी या इंक्यूबेशन सेंटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम जाके इनसे मदद लें डायरेक्ट वे में। बट इनडायरेक्ट वे में जो एक स्टार्टअप कल्चर अभी करंट गवर्नमेंट ने पूरे देश में बना रखा है, मतलब जो स्टार्टअप कल्चर का एक जो इंथुजियाज़म आया स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर और बिजनेस को लेकर, उस एटमॉस्फेयर ने हमारी बहुत हेल्प की। वरना आज से 10 साल पहले अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते तो शायद वो ट्रस्ट, स्टार्टअप कल्चर नहीं होने की वजह से लोगों का ट्रस्ट नहीं होता हमारे ऊपर शायद। पर आज 10 साल बाद जो स्टार्टअप कल्चर और बिजनेस का कल्चर है कि हमारे पूरे देश में डेवलप हो गया है, उस एटमॉस्फेयर ने हमारी बहुत हद तक हेल्प की थी। बीटेक 4th ईयर के स्टूडेंट होने के साथ साथ आप पढ़ाई और बिजनेस दोनों को साथ साथ किस प्रकार से मैनेज कर पा रहे हैं?
तो मैम बीटेक आपको बस ये चीज़ सिखा देता है शायद कि एक हफ्ते में पढ़ाई करके कैसे एग्ज़ाम को पास कर लें। तो हमारा भी सेम सा रहता था कि प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं, जब एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके एक हफ्ते पहले से एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते थे हम लोग, बाकी पूरे टाइम स्टार्टअप पे फोकस करते थे। तो प्रायोरिटी सेट थी हमारी, प्रायोरिटी अलाइंड थी। मतलब तो जब जो काम आ रहा है उसको प्रायोरिटी पे रख लेते थे। बिजनेस प्रायोरिटी पे है, जब एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी पे कुछ दिन पहले रख लेते थे। बिल्कुल मैम। और आप उसको मैनेज भी कर पा रहे थे। और दोनों साथ में हो गया फिर उसी तरह। कोई भी न्यू स्टार्टअप के लिए संदेश, कोई भी न्यू पर्सन अगर किसी आइडिया को लेकर एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। तो मैम कोविड के बाद पोस्ट पैंडमिक जो ग्लोबल सिनेरियो है ये बहुत ही चेंज हुआ है। लाइक बहुत तरह की चेंजेस आई हैं रीजनल और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आज के दिन में देखा जाए तो इंडिया शायद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, भारत ऐसा इकलौता देश होगा जिसका ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है, शायद और कोई भी कंट्री का नहीं है अभी इस पॉइंट पे। तो इंडिया अभी बेस्ट टाइम है बिजनेस स्टार्ट करने का। तो आपके पास अगर कोई भी आइडिया है, छोटा भी आइडिया है और स्केल अगर उसका कम भी है, पर अगर उसमें पोटेंशियल है कि मार्केट में जाके वो अपनी स्पेस को इस्टेब्लिश कर सकता है, तो आप बिल्कुल उसको थाम के आगे बढ़ें। अभी बेस्ट टाइम है इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने का, स्टार्टअप स्टार्ट करने का। स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है और कल्चर भी है। एग्जैक्टली। तो अभी बेस्ट टाइम है, तो आप वो सिंगल स्टेप लें और फिर जर्नी ऑफ 1000 माइल्स आपकी शुरू हो जाएगी। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।